जय श्री राम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। भारत के सहकारी आंदोलन के इतिहास में 6 जुलाई 2021 का दिन सोने के अक्षरों से लिखा जाना चाहिए। इस दिन भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना करने का निर्णय लिया था। साथ ही देश के पहले सहकारिता मंत्री का अतिरिक्त दायित्व देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को दिया गया, जिनमें देश के करोड़ों लोग लौह पुरुष सरदार पटेल की छवि देखते हैं। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि की तर्ज पर हमारे लोकप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र पर अपनी पैनी निगाह रखते हैं। इसलिए जब उन्होंने सहकारिता क्षेत्र को सुधारने का निर्णय लिया तो सहकारिता मंत्रालय बनाकर उसका पहला मंत्री अत्यंत सक्षम मंत्री श्री अमित शाह जी को बनाया। वास्तव में इस मंत्रालय की स्थापना की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देश में सहकारिता आंदोलन कुछ सम्मानजनक अपवादों को छोड़कर भ्रष्टाचार, अक्षमता, भाई भतीजावाद तथा अशिक्षा के बोझ तले दबा हुआ था। देश के ग्रामीण इलाकों में अनेकों लोग मजाक में सोसाइटी को 100 साठी कहते थे, अर्थात ऐसी संस्था जो अपने घटिया मैनेजमेंट से 100 रुपए को 60 रुपया कर दे। एक स्ट्रांग गृह मंत्री के हाथ में सहकारिता मंत्रालय आने के साथ ही लोगों की उम्मीद के अनुरूप नए सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने सहकारिता आंदोलन में दशकों से सड़ते हुए एक नासूर के पस को जब सर्जरी करके निकालना शुरू किया तो एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन लेने के फलस्वरूप देश के भ्रष्ट तत्वों के मन में दहशत पैदा हो गई। महाराष्ट्र में भी राजनीतिक शक्ति बहुत कम होने के बावजूद सहकारिता के कारण अकूत आर्थिक ताकत बटोरने वाले तत्वों के दिलों में भी दहशत पैदा हुई। एक समय उत्तर प्रदेश में भी सहकारिता आंदोलन एक आदरणीय पहलवान मुख्यमंत्री के पहलवान भाई के चंगुल में फंसा हुआ करा रहा था, जिसने अपनी पहलवानी के दाव पेचों से सहकारिता आंदोलन को चारों खाने चित्त कर दिया था। ये मंत्री जी अधिकारियों की मीटिंग में खुलेआम आटे में नमक के बराबर भ्रष्टाचार की पैरवी करके कोऑपरेटिव सेक्टर को बर्बाद करने में अपना योगदान दे रहे थे। आदरणीय श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि का मूल मंत्र वास्तव में अंत्योदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास तथा फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि सभी विचारों का समावेश है। केंद्र सरकार ने 8 लाख से अधिक सहकारी संस्थाओं की क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए बजट जो 2013-14 में 122 करोड़ था उसे बढ़ाकर 1183 करोड़ कर दिया। इससे सहकारिता आंदोलन में जान पड़ गई। पुरानी सरकार द्वारा सहकारिता की उपेक्षा के कारण महाराष्ट्र में 101 चीनी मिलें बंद हो गई थीं। आदरणीय अमित शाह जी ने जल्दी ही पहचान लिया कि किसानों को समृद्ध बनाने तथा कृषि विकास में सहकारी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका को देखते हुए इस क्षेत्र में तकनीकी रूप से दक्ष, स्किल्ड, प्रोफेशनल तथा प्रशिक्षित युवाओं की बड़ी संख्या में जरूरत पड़ेगी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए सहकारिता मंत्री के निर्णय के फलस्वरूप देश में पहली सहकारिता यूनिवर्सिटी त्रिभुवन यूनिवर्सिटी गुजरात के आनंद में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद यानी इरमा के कैंपस में इस साल से काम करना शुरू कर देगी तथा कोऑपरेटिव क्षेत्र में अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्नोलॉजी, कोऑपरेटिव मूवमेंट, कंप्यूटर इत्यादि की रेगुलर शिक्षा देने के साथ ही साथ डिस्टेंस मोड व ई लर्निंग के जरिए भी अनेकों प्रकार के डिग्री व सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। इरमा को कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी के रूप में नेशनल एमिनेंस का इंस्टीट्यूशन माना जाएगा, जहां कोऑपरेटिव सेक्टर के युवाओं को मैनेजमेंट शिक्षा और मार्केटिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोऑपरेटिव रिसर्च को भी बढ़ावा दिया जाएगा। कोऑपरेटिव सेक्टर भारत की सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। सहकारी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 60% से ज्यादा है। सहकारी आंदोलन में महिलाओं की अग्रणी भूमिका के बिना संपूर्ण सहकार की परिकल्पना संभव नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये सहकारिता की रीढ़ के रूप में मोदी सरकार ने हाशिए पर पड़े समुदायों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को सहकारी क्षेत्र में शामिल करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अब बहुराज्यीय सहकारी समितियों यानी एमएससी के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय से कम एक निर्देशक रखना अनिवार्य है। वर्तमान में कोऑपरेटिव क्षेत्र में ट्रेनिंग का कोई संगठित रूप नहीं है तथा इसमें एक रूपता की कमी है। डेयरी, मछली, कृषि, बैंकिंग, मार्केटिंग, अकाउंटिंग जैसे विभिन्न कोऑपरेटिव सेक्टर में डिप्लोमा, डिग्री और सर्टिफिकेट कोर्सेज प्रदान करने से ये यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव एजुकेशन को सिस्टमैटिक बनाएगी। कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनने से इस यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोऑपरेशन करना आसान होगा और पूरे विश्व की कोऑपरेटिव सेक्टर में जो भी
बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनका भारत में भी आगमन होगा। अभी भारत में खेती न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से प्रेरित होती है। इस यूनिवर्सिटी से निकले हुए ग्रेजुएट कोऑपरेटिव आधार पर बिक्री का मॉडल विकसित करेंगे। किसान अभी केवल उपज के उत्पादन की जानकारी रखता है। इस यूनिवर्सिटी से जब प्रशिक्षित विद्यार्थी निकलेंगे तो वो किसानों को अपने उपज की बिक्री के लिए भी प्रशिक्षित करेगा। देश में विशेषज्ञता की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सरकार ने गति शक्ति यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, सिंधु केंद्रीय यूनिवर्सिटी, रेल यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जैसी अनेकों यूनिवर्सिटी पहले भी स्टैब्लिश की हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और दृढ़ निश्चयी सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह के मार्गदर्शन में त्रिभुवन सहकारी कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी को एक केंद्रीय संस्थान के रूप में स्थापित होगा तथा ये संस्थान सहकारिता आंदोलन को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। मैं त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक 2025 का समर्थन करने के साथ साथ ये भी मांग करता हूं कि क्योंकि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में सहकारी आंदोलन प्रॉफिट में है तथा सफल है, इसलिए इस विश्वविद्यालय से संबंधित उत्तर प्रदेश में पहला कॉलेज मैं मेरे लोकसभा क्षेत्र मेरठ हापुड़ में खोलने का अनुरोध करता हूं तथा इस विधेयक का दिल और दिमाग दोनों से समर्थन करता हूं। जय श्री राम।